गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी तक हमने आपका जो पार्ट 9 है मृदा यानी सॉइल, इसके 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट लेक्चर है, फिफ्थ लेक्चर है जो कि हमारा लास्ट है। अब तक के जो हमने 4 लेक्चर पढ़ा है, इन 4 लेक्चर्स में उनमें हमने जाना है कि मृदा किसे कहते हैं, मृदा के कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, अक्षय क्या होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है, ह्यूमस क्या होता है। इन बहुत सारी चीजों के बारे में अब तक हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो एक बार बिफोर हम करने से पहले एक बार आप सबको रिकॉल कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या जाना है। सर्वप्रथम ही कि मृदा किसे कहते हैं। तो बच्चों, मृदा क्या होती है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी पृथ्वी परतों को मृदा कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मृदा प्रोफाइल यानी मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका क्या होती है? पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। इसमें विभिन्न परतें होती हैं। कौन कौन सी परत होती है हमने पढ़ चुके हैं। शीर्ष मृदा यानी ए संस्तर स्थिति, उसके ठीक नीचे स्थित मृदा परत को हम कहते हैं बी संस्तर स्थिति। नेक्स्ट है थर्ड यानी सी संस्तर स्थिति या फिर बायड्रॉप, और सबसे नीचे होता है आधार सेल। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं अक्षय यानी वेदरिंग। तो वेदरिंग क्या होता है बच्चों? यानी पवन, वायु। ओके, जैसे वायु है, जल है, यानी विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा वायवीय जलवायवीय कारकों के द्वारा बड़ी चट्टानों यानी शैलों का छोटे छोटे कणों में टूटना ही क्या कहलाता है? इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अक्षय यानी वेदरिंग। इसे हम कह सकते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इसके अलावा हमने पढ़ा है मिट्टी कितने प्रकार की होती है, यानी सॉइल जो होती है मृदा ये कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो मृदा भी मेनली 3 हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इसको। पहला है बलुई मृदा, सेकंड वेटलैंड मृदा, और थर्ड इज दोमट्टी मृदा। इसके बारे में भी हम समझेंगे क्योंकि अब हम नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करता हमने कल के लेक्चर में जो किया था वहां मृदा की गुण, और मृदा के जो गुण है बच्चों, 2 गुणों के बारे में हम पढ़ चुके थे कल के लेक्चर में। पहला हमने समझा था कि मृदा की अंतः जल अंतःश्रवण दर क्या होती है, उसे हम कैसे निकालते हैं। सेकंड हमने समझा था कि मृदा में नमी, मृदा में गुण पाया जाता है कि इसमें क्या होती है? नमी, जिसको भी हमने एक एक्टिविटी के थ्रू हमने जाना था। ओके, नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं आज थर्ड है कि मृदा की अवशोषण दर क्या करेंगे। थर्ड हम पढ़ रहे हैं मृदा में जल अवशोषण, मृदा में जल अवशोषण होता है, उसका गुण पाया जाता है। जैसे कि हम नॉर्मली हम देखते हैं जब हम पानी को अगर पक्के फर्श पर हम डालते हैं तो उसमें कोई भी किसी भी तरह का अवशोषण नहीं होता है, केवल पानी फैल जाता है। लेकिन जब हम कच्ची जगह में यानी मिट्टी में अगर हम पानी को डालते हैं तो हम देखते हैं आफ्टर फ्यू सेकंड्स ही पानी क्या होता है? चला जाता है कहाँ पे? अवशोषित कर लेती है उसे कौन? सॉइल, यानी मिट्टी, पानी जो होता है वह किसमें चला गया? मिट्टी में, उसने उसको अवशोषण कर दिया। अब बात यह है कि जब मिट्टी अवशोषण करती है कि हमें जाना है कि जो मृदा है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। अब अलग अलग प्रकार की जब मृदा होती है तो उसमें अवशोषण की दर भी क्या होगी? सब में अलग अलग होगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं अगर बलुई मृदा की हम बात करते हैं तो हमें पता है कि बलुई मृदा में क्या होता है? कण बड़े बड़े होते हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान गैप अधिक होता है, उनमें वायु भरी हुई होती है, तो जो जल है वह आसानी से बह करके बाहर निकल जाता है, यानी उनमें अवशोषण दर भी कम पाई जाती है बलुई मृदा। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं मृणमय मृदा। यस, मृणमय मृदा क्या होती है? इसमें कण छोटे छोटे होते हैं, पास में होते हैं, पास में होने के कारण में क्या होता है? रिक्त स्थान यानी गैप बहुत कम होता है, और जब गैप कम होता है बच्चों तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा अधिक होती है, यानी पानी को बांधे रखता है अपने, उसकी निकासी नहीं होती है, जल संग्रहण क्षमता अधिक होती है।
नेक्स्ट हमने बात की थी कल दुमट्टी मृदा की। तो दुमट्टी जो मृदा होती है बच्चों, उसमें दोनों ही प्रकार के कण पाए जाते हैं। उसमें बड़े भी कण होते हैं, छोटे भी कण होते हैं, यानी बलुई और मृद मृदा यानी चिकनी मृदा, दोनों के ही गुण उसमें पाए जाते हैं। यानी उसमें जितना उसको वाटर चाहिए, जल चाहिए, उतना वो अपने पास रखता है। बाकी क्या करता है, उसको अपने बड़े कणों में जो गैप होता है उसके तरह से पानी की निकासी कर देता है। तो हम बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो मृदा मृदा में जल अवशोषण है वह अलग अलग मृदा में अलग अलग प्रकार से, भिन्न प्रकार से होता है। यानी मृदा में जल अवशोषण, मृदा में जल अवशोषण भिन्न भिन्न मृदा में, भिन्न भिन्न मृदा में अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ओके, कि मृदा में जो जल अवशोषण है, भिन्न भिन्न जो टाइप्स ऑफ सॉइल हमने बात की थी अभी, उसमें अलग अलग जो मृदा है उसमें जल अवशोषण भी अलग अलग होगा। तो आज हम इस बात को भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू, एक क्रियाविधि के थ्रू समझेंगे। तो हम कर रहे हैं हम इसमें क्रिया विधि। ओके, क्रियाकलाप या एक्टिविटी, क्रियाविधि सब एक ही है। तो हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। इस एक्टिविटी में देखिए बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बीकर यानी एक पात्र लिया, एक पात्र हमने लिया। अब इस पात्र में क्या किया बच्चों, हमने एक फनल ली, एक कीप ली हमने। ओके, एक फनल लिया हमने और इस फनल के अंदर हमने एक क्या मिला दिया, यहाँ पे एक फिल्टर पेपर, एक फिल्टर पेपर हमने यहाँ पर इसमें लगा दिया। कीप के अंदर हमने एक फिल्टर पेपर, आपको पता है फिल्टर पेपर क्या होता है, छोटे छोटे बिल्कुल बारीक छिद्र होते हैं इनके अंदर, इससे केवल पानी निकल सकता है और जितनी भी गंदगी होती है जो वो ऊपर ही फिल्टर पेपर के ऊपर जाती है। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, फिल्टर पेपर के बारे में। तो उस फिल्टर पेपर को एक कीप के रूप में बना करके जो हमने एक फनल लिया है, कीप लिया है, इसके ऊपर लगा दिया। इतना करने के बाद बच्चों, इसके अंदर हमने क्या भरी है, ये यहाँ पर हमने मृदा यानी मिट्टी भरी है। सिंपल, पहले हमने क्या करा, एक बीकर लिया। देखिए जो भी एक्टिविटी होती है इसको आप समझने की कोशिश करिए और समझने के बाद इसको डिस्क्राइब करना बहुत इजी होता है, क्योंकि जो जो हम एक्टिविटी हम करते हैं उसी का ही हम जो उसका मेथड होता है, विधि होता है, उसमें हम लिखते हैं। ओके, तो आप एक्टिविटी को अच्छी तरह से देखिए, समझने की कोशिश करें और सेम वैसे के वैसे हम डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो हमने क्या किया था, सबसे पहले बीकर लिया, बीकर के ऊपर हमने एक फनल यानी कीप ली और कीप के ऊपर हमने एक फिल्टर पेपर लगा दिया। फिल्टर पेपर के ऊपर हमने यहाँ पे डाली, हमने मृदा यानी मिट्टी डाली, वो भी हम मान के सकते हैं हमने 50 ग्राम नाप करके हमने इसमें मिट्टी डाली। अब मिट्टी डालने के बाद बच्चों हमने यहाँ पर एक ड्रॉपर बना लेती हूँ मैं, एक छोटा सा, ये ड्रॉपर है। इस ड्रॉपर के द्वारा हमने इसके अंदर बूंद करके क्या डाल रहे हैं, वाटर। ये क्या है, ड्रॉपर है। ओके, इस ड्रॉपर के द्वारा इस मिट्टी में हमने बूंद बूंद करके वाटर डाला है और वाटर भी, जल भी हमने लिया है कितना, 200 मिलीलीटर, ये भी हमने नापा है। ओके, नाप करके हमने वाटर लिया है, मृदा हमारी 50 ग्राम है और उसमें हमने वाटर नापा है 200 ml और ड्रॉपर की सहायता से अब हम बूंद बूंद करके इसमें वाटर डाल रहे हैं। और वाटर कब तक डालेंगे, जब तक कि इस फनल में से, इस कीप में से बूंद बूंद करके वाटर नीचे नहीं आ जाए। जैसे ही वाटर नीचे आता है हम पानी को डालना यहाँ से बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद बच्चों क्या करना है, हमें जल अवशोषण की दर पता करनी है। जल अवशोषण की दर कैसे पता चलेगी, क्योंकि हमें पता है कि प्रारंभिक जल की मात्रा कितनी थी, 200 ml। इसमें से कुछ वाटर हमने कहाँ डाला,
मृदा में डाला और मृदा में जो वाटर डल रहा है वो क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, से ये वाटर होल्ड करके रख रहा है ना। मृदा क्या करेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी जितनी होगी इतना ये वाटर होल्ड करेगी और उसके बाद क्या होगा, इस कीप में से वाटर निकलना स्टार्ट करेगा, वहीं पे हम इस क्रियाविधि को स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे। अब क्या करना है, जितना वाटर हमने लिया था शुरू में 200 ml हमने लिया था और जितना पानी अब उस पात्र में बच चुका है, मान लो 200 ml हमने वाटर लिया था और 150 ml हम इसमें डाल चुके हैं और जैसे ही पानी में डालना दिया वैसे हम रुक गए। ओके, तो जितना पात्र में पानी बचा हुआ है उसमें से इस 200 ml को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारे पास में जल होल्डिंग कैपेसिटी पता चल जाएगी कि कितना पानी इसने ले लिया है मृदा में। समझ में आया आपको? इसे ही हम एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हमने क्या लिया था, एक बीकर। ये मैं समझाने के लिए आपको केवल एरो के द्वारा समझाती हूँ बच्चों। जब आप इसे आप अगर लिखना होगा तो आप सिंपल लिखेंगे कि सर्वप्रथम हम एक बीकर लेंगे, उसके ऊपर एक कीप रखेंगे। आपको ऐसा लिखना है, लेकिन मैं सिंपल अभी शॉर्टकट में लिखवा रही हूँ, आपको केवल समझा रही हूँ, बाकी आपको लिखना वैसे ही। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में क्या रखी हमने, एक फर्नल यानी कीप हमने रखी। उसके बाद कीप में क्या किया हमने, कीप में फिल्टर पेपर रखा हमने, क्या रखा हमने, फिल्टर पेपर रखा और फिल्टर पेपर में हमने क्या लिया, मृदा। कितनी ली हमने, 50 ग्राम, 50 ग्राम हमने मृदा ली। मृदा लेने के बाद में जल लिया हमने, जल कितना लिया हमने, 200 मिलीलीटर और फिर क्या किया, इसको ड्रॉपर की सहायता से, ड्रॉपर की सहायता से कीप में जल मिलाया, मिलाया या डाला। ओके, मिलाया की जगह हम डालेंगे, लिखिए तो ज्यादा सही रहेगा, थोड़ा सा साउंडिंग हो रहता है, तो हम क्या करेंगे, कीप में जल डाल। ओके, समझ में आया आपको? ये बीकर लिया था, बीकर में हमने एक कीप रखी, कीप में हमने फिल्टर पेपर लगाया, फिल्टर पेपर लगाने के बाद में उसमें हमने 50 ग्राम वेट करके हमने मृदा यानी सॉइल स्टेन रखी। सॉइल के अंदर हमने जल कितना लिया था, 200 ml, उसको ड्रॉपर की सहायता से कीप में धीरे धीरे हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने जल डाला। और कब तक डालते रहना है ये बच्चों, कब तक डालते रहना है, जब तक बीकर में बीकर में जल आना शुरू हो जाए। जैसे ही बीकर में जल आना शुरू हो जाता है, हम क्या कर देते हैं, जल डालना बंद कर देते हैं। ओके, ये तो हमने प्रयोग किया, ये सारा हमने क्या किया, प्रयोग किया है। एक बीकर लिया, एक कीप लिया, कीप में फिल्टर पेपर रखा, 50 ग्राम हमने सॉइल ली, सॉइल के अंदर हमने 200 ml जो हमने काउंट करके माप करके हमने लिया था। उसके बाद में ड्रॉपर की सहायता से कीप में क्या करा हमने, वाटर डाला, ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने वाटर डाला और कब तक डाला, जब तक कि बीकर में जल आना, यहाँ पर नीचे फनल से जो पानी है वह आना शुरू ना हो जाए। उसके बाद में हमने क्या कर दिया, जल डालना बंद कर दिया। आगे निकल रहा है निष्कर्ष कि इससे क्या पता चल रहा है, इस जो हमने एक्टिविटी करी इससे हम अवशोषण की दर आप कैसे पता करेंगे। ओके, तो पहले आप इसको उतार दीजिए, मैं इसे रब कर रही हूँ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर मृदा का कितना लिया था हमने, मृदा का भार कितना है, 50 ग्राम हमने
मृदा ली थी, जल का प्रारंभिक मान कितना था? 200 ml, या फिर इसे हम सिंपल कहते हैं, मालूम हमने लिखा यहाँ पे U ml। ओके, हम तो सूत्र देख रहे हैं ना, तो जल का प्रारंभिक मान था U ml और जल का अंतिम मान आया था V ml। ओके, U ml है V ml। ओके, अब हम लिख रहे हैं जब मृदा द्वारा जल अवशोषित, ठीक है, अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर प्रारंभिक मान था U ml एंड लास्ट वाला मान था V ml। अब हम बात करते हैं मृदा द्वारा अवशोषित जल का मान। मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन है, मान के जगह हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? आयतन। मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन कितना है? U माइनस V ml, यानी U क्या था हमारे पास 200 और हम मानते हैं अगर उसने 150 ml उसने अवशोषित कर लिया, तो हम करेंगे U माइनस V, यानी प्रारंभिक मान में से अंतिम मान को हमने माइनस कर दिया, तो हमें पास में जल का अवशोषित आयतन पता हो गया। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं मृदा द्वारा अवशोषित जल का भार अगर हमें पता करना है, तो वो भी क्या होगा? U माइनस V ग्राम। ओके, U माइनस V ग्राम। भार को हम ग्राम में डिनोट करते हैं, आयतन को हम मिलीलीटर यानी ml में डिनोट करते हैं। ओके, तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पे दोनों में सेम आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि 1 ml जल का आयतन, कि 1 ml यानी मिलीलीटर जल का आयतन 1 ग्राम भार के बराबर होता है। ओके, समझ में आया? अब हमें बेसिकली निकालना था इसका जल अवशोषण की दर है वो हमें निकालनी थी, तो हमने क्या किया? मृदा का भार हमने किया था 50 ग्राम, वो हमने लिखा। जल का प्रारंभिक मान U ml हमने माना, जल का अंतिम मान हमने माना V ml। अंतिम मान क्या होगा? जितना इसने जैसे 200 ml हमने लिया, तो जितना तो इसने अवशोषित कर लिया उतना, और जितना उस पात्र में बचा हुआ था 200 ml में से जितना पात्र में जल बच गया था, वो हो जाएगा उसका अंतिम मान। ओके, यानी मैंने कहा आपको 150 तो क्या किया? इसने अवशोषित कर लिया, 200 ml टोटल था, तो हमने क्या किया? 200 ml माइनस 150 क्या आ गया? 50 ml। तो ये 200 ml क्या है? प्रारंभिक मान, और 50 क्या है? अंतिम मान। तो इसी तरह से मृदा का भार हमने लिखा, जल का प्रारंभिक मान हमने लिखा U ml, जल का अंतिम मान हमने लिखा V ml। आगे हमने लिखा है मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन कितना हो गया? U माइनस V ml मिलीलीटर। नेक्स्ट है मृदा द्वारा अवशोषित जल का भार भी क्या होगा? U माइनस V ग्राम। U माइनस V ग्राम, यानी जल का जो मृदा का जो भार था शुरू में 50 ग्राम था। ओके, और अंतिम मान कितना आ गया? जो भी आएगा उसका वेट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? भार आ जाएगा इसका, यानी 1 ml जल का आयतन 1 ग्राम भार के बराबर होता है। इसे आप उतार लीजिए। आगे हम एक बार है ना अवशोषित जल का प्रतिशत भी हम देख लेते हैं, स्पेस है यहाँ पे, तो हम यही देख लेते हैं। मृदा द्वारा अवशोषित जल का
प्रतिशत अगर हमें निकालना हो, परसेंटेज हमें निकालनी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? तो सिंपल है, देखिए u प्रारंभिक मान माइनस v अंतिम मान, 50 यहाँ पे जो वेट लिया था मृदा का वो, और यहाँ क्या जाएगा 100 ml मल्टीप्लाई 100 ml। तो ये हो जाता है मृदा द्वारा अवशोषित जल का परसेंटेज। अगर हमें निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला है u माइनस v अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये पूरा हमने समझा है मृदा द्वारा जल अवशोषण दर का प्रतिशत। ओके, तो ये हमने थर्ड आज हमने किया है मृदा द्वारा जल का अवशोषण। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की है, एक्टिविटी के द्वारा हमें जाना है कि मृदा द्वारा जल अवशोषण किस तरह से होता है और किस किस मृदा में, यानी हम जब मृदा जो हम ले रहे हैं, चाहे वो बलुई मृदा हो, मेंडेड मृदा हो या दोमट मृदा हो, सब में जल अवशोषण दर अलग अलग आती है। ओके, इसे आप उतार लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं बच्चों मृदा व फसलें, कि कौन सी मृदा में किस टाइप की फसल अधिक उपयोगी होती है, अधिक ग्रो करती है। ओके, नेक्स्ट हम ले रहे हैं मृदा व फसलें, कि कौन सी मृदा के अंदर कौन सी फसल हम उगाने की कोशिश करते हैं तो कौन सी होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे है मृदा की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमें पता है विभिन्न प्रकार अलग अलग प्रकार की मृदा है, तो उनमें फसलें भी क्या होगी, अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाएंगी, विभिन्न क्रॉप्स उगाई जाएंगी। हमें जैसे कि पता है कुछ क्षेत्रों में जो मृदा के प्रकार हमने पढ़े थे, बलुई मृदा या मेंडेड मृदा या दोमट मृदा, तो हर क्षेत्र में अलग अलग टाइप की मृदा पाई जाती है। तो बेसिकली हम बात करते हैं तो मृदा को कौन सी चीजें प्रभावित करती है, जैसे कि जल है, वायु है, वर्षा है, आर्द्रता है, प्रकाश है, ये सब जलवायु जो कारक हैं ये मृदा को प्रभावित करते हैं। हम कह सकते हैं जल, वायु, वर्षा, प्रकाश व आर्द्रता, ह्यूमिडिटी होती है, ये मृदा को प्रभावित करते हैं। यानी जलवायु कारक है, जिस क्षेत्र में जिस स्थान पर जैसे जलवायु होगी वहां की मृदा भी उसी प्रकार की होगी। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ये घटक जो होते हैं क्षेत्र विशेष की वनस्पति को प्रभावित करते हैं। ये जलवायु कारक, ये जलवायु कारक क्षेत्र विशेष की वनस्पति व फसलों को प्रभावित करते हैं। ओके, यानी ये जलवायु कारक क्षेत्र विशेष की वनस्पति व फसलों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो मृणमय मृदा है, वह जो गेहूं व चने की जो फसलें होती हैं, गेहूं व चने की फसल के लिए कौन सी मृदा सबसे अधिक उपयोगी होती है? मृणमय मृदा, यानी चिकनी मिट्टी जो होती है मृणमय मृदा उपयोगी होती है, क्योंकि इन फसलों को क्या होती है, वाटर की आवश्यकता होती है, जल की अधिक आवश्यकता होती है, और मृणमय मृदा होती है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो इनको अच्छी तरह से क्या करती हैं, पानी
पहुंचा देती है। तो इस उपयोग जो गन्ने व गेहूं की फसलें होती हैं इनके लिए मृणमय मृदा अधिक उपयोगी होती है। अब नेक्स्ट बात करें तो मृणमय मृदा में ह्यूमस अधिक होता है। इसमें मृणमय मृदा में क्या होता है, ह्यूमस अधिक होता है, जल अधिक होता है। तो क्या करेंगे, इसमें जो गेहूं चने की फसल है मृणमय मृदा में अधिक अच्छी तरह से ग्रो करेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मसूर व दालों के लिए। तो मसूर की दाल में मसूर व अन्य दालों के लिए कौन सी मृदा, दोमटी मृदा क्या होती है, उपयोगी होती है। उपयोगी होती है क्यों होती है कि मसूर की दाल जो दाल के जो पौधे होते हैं इनके लिए दोमटी मृदा, क्योंकि दोमटी मृदा में दोनों की मृणमय मृदा व बलुई मृदा दोनों के ही गुण पाए जाते हैं और दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, यानी जितना पानी चाहिए वो रखती है, बाकी पानी को आसानी से बाहर निकाल देती है। और में एयर भी ऐसी होती है। तो ये क्या होती है, दोमट पानी दालों के लिए दोमटी मृदा अधिक उपयोगी होती है। इसके अलावा फसल के लिए, कपास की फसल के लिए बलुई व दोमटी मृदा दोनों ही उपयोगी होती है। कपास की फसलों के लिए कौन सी, दोमटी व बलुई मृदा उपयोगी, यानी ऐसी मृदा के अंदर जो कपास की जो फसलें हैं वो अधिक ग्रो करती हैं। और मसूर वाली दालों के लिए दोमटी मृदा अधिक उपयोगी होती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं गेहूं चने के लिए मृणमय मृदा अधिक उपयोगी होती है। तो हमने कुछ फसलों के यहाँ पे नाम दिए हैं। तो ये क्या होती है, पर बेसिकली हम बात करते हैं कि मृणमय मृदा या दोमटी मृदा, तो दोमटी मृदा में क्या होता है, ह्यूमस अधिक मात्रा में होता है और ह्यूमस अधिक मात्रा में होगा तो क्या होता है, मृदा को उर्वर बनाने का यानी उपयोगी बनाने का फसलों के लिए ज्यादा कार्य पे उपजाऊ बनाते हैं मृदा को। ओके, तो इन मृदा के अंदर ये फसलें अधिक अच्छी प्रकार से ग्रो करती हैं। ओके, तो हमने बात करी मृदा में फसलों की कौन सी मृदा में कौन सी फसलें अधिक ग्रो करती हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट में हम एक टॉपिक और है, छोटा सा ही है, जिसे आप क्लास 6 में ही पढ़ के आए हैं। वो है बच्चों मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन। लास्ट में हम पढ़ते हैं एक टॉपिक है ये, लास्ट में क्या है, मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन। इसे कहेंगे सॉइल इरोजन और मृदा अपरदन किसे कहते हैं। देखिए, विभिन्न जलवायु परिस्थितियां, जैसे कि हम बात करते हैं वर्षा, जल, वायु, इनके द्वारा क्या होता है, भूमि का जो कटाव होता है, मिट्टी का जो कटाव होता है, मिट्टी का बहना निकलना उनके साथ में, वही क्या कराता है, मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन। तो हम कह सकते हैं जल, वायु या वर्षा के द्वारा और भूमि पर से मिट्टी के कटाव को, मृदा अपरदन कहती हैं। यानी मृदा का बहकर निकलना किसके द्वारा, जल, वायु या वर्षा के द्वारा। या फिर हम कह सकते हैं जब वर्षा बहुत तेज होती है, बारिश बहुत तेज होती है, तो क्या होता है, जैसे बाढ़ की स्थिति हो जाएगी, तो वहां पे भी क्या होगा, जितनी ज्यादा तेज स्पीड से पानी फ्लो करेगा, वाटर फ्लो करेगा, उतनी स्पीड से मृदा का जो होता है, मिट्टी का जो कटाव होता है वो अधिक होता है। तो उसी को हम कहते हैं मृदा अपरदन। अगर मृदा अपरदन को हमें रोकथाम करनी हो, इसकी अगर रोकना हो तो उसके लिए हमें कौन कौन से उपाय करने होंगे। सबसे इजी और सबसे ज्यादा जरूरी, हमारे पास सबसे अच्छा उपाय है कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष यानी पेड़ों को लगाएं। और पेड़ों को लगाने से क्या होगा, जब जो जितने बड़े वृक्ष होंगे तो उनकी क्या होगी, जड़ें लंबी होती हैं। और जैसे हम पढ़ चुके हैं, जड़ें लंबी होंगी तो वह नीचे कहां तक कौन सी स्थिति जाती है, 20 तक जो स्थिति होती है वहां तक जड़ें पहुंच जाती हैं। और जड़ें क्या होती है, मिट्टी को जकड़े रखती हैं,
उसके कटाव को रोकने में सहायक होती हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में क्या लगानी चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। अब इसकी वृक्षारोपण के भी दो फायदे हमें हो रहे हैं। पहला तो है कि ये मृदा को जो सॉइल है इसको इरोजन को रोकेगी, सॉइल इरोजन को रोकेगी, साथ में हमें क्या करेगी ये हमारे जो एटमॉस्फेयर इसको भी साफ रखेगी और इसके साथ ही हमें ऑक्सीजन जो कि हमारी थर्ड वायु है वो हमें प्रदान करेगी। ओके, सेकंड अगर हम बात कर रहे हैं तो और क्या क्या कर सकते हैं इसके अलावा, कर सकते हैं बच्चों बायो फेंसिंग, बायो फेंसिंग या इसको कह देते हैं हम जैविक बाड़, जैविक बाड़ लगाना। यानी खेतों के चारों तरफ क्या होगा, बड़े बड़े जो अगर हम जैविक बाड़ लगा देंगे, बायो फेंसिंग कर देंगे खेत के चारों ओर, तो क्या होगा, मिट्टी बह करके बाहर नहीं जाएगी, तो जो सॉइल इरोजन है उसमें कमी होगी। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो होगा कि जो फसलें होती है खेतों में उन्हें बदल बदल कर लगाना, फसलों को बदल बदल कर उगाना। इसके भी दो फायदे हो गए हैं। एक तो क्या होगा, भूमि की जो उपजाऊ है, भूमि का जो उपजाऊपन है वो रहेगा, और दूसरा जो हमारे मिट्टी का कटाव है वो भी रुकेगा, और उसकी जो भूमि की उर्वरक क्षमता है, उपजाऊ जो क्षमता है वो भी बनी रहेगी। इसके अलावा है सिंचाई की उपयुक्त, हम बात कर रहे हैं सिंचाई की उपयुक्त विधियों को अपनाकर, विधियों को काम में लेना, काम में लेना। ओके, तो हम बात करते हैं सिंचाई की उपयुक्त विधियों को काम में लेना। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। तो यही पे आज जो आपका ये चैप्टर है मृदा है, इसके हमें 5 लेक्चर में ये आज चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज जो भी हमने एक्टिविटी करी है, मृदा के जो गुण है उसकी एक्टिविटी करी है, उसके रोकथाम जो हमने पढ़े हैं, मृदा अपरदन जो हमने पढ़ा है, इसको आप देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने साथ ही साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। देखिए नोट डाउन के दो फायदे हैं, एक तो आपके पास में नोट्स तैयार होंगे, दूसरा जब हम किसी भी चीज को अपनी ही याद करके समझ के जब हम अपने हाथों से लिखते हैं तो बच्चों को हमारे जो माइंड है उसमें फिक्स हो जाती है और हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है, उससे हम आसानी से नहीं भूलते हैं। ओके, लेकिन क्योंकि जब दूसरी बार जब आप उसे याद करेंगे तो आपको फटाफट से रिकॉल हो जाएगा। ओके, तो मेरा कहना है कि आपको जितना भी हम लिखते हैं बोर्ड के ऊपर, बेसिकली वो लिखते ही इसलिए कि आपके नोट्स तैयार हो जाए, आप अपने हाथों से उसे लिखें। ओके, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। थैंक यू।